कौन सी प्रजातियां लगाई वो बताता हूं मैं आपको। ये पीपल लगाया, दूसरा आम लगाया, फिर नीम लगाया, फिर जामुन लगाया, इमली लगाया, कटहल लगाया। कटहल ही बोलते हो, हम फनस बोलते हैं उसको, आप कटहल बोलते हैं। कटहल लगाया, उम्बर लगाया। आपके ध्यान में और भी कोई महुआ है, ऐसे कोई पेड़ है, आप ध्यान में लीजिए, बड़े पेड़ लगाइए। ऐसे 100 मीटर पे लगाया मैंने। अब 100 मीटर पे लगाने से क्या हुआ, हर 100 मीटर पे लगाया। इसका लाभ ये हुआ मुझे कि मेरे खेत में जीव जीवाणु की संख्या जो बढ़ रही थी, उनको योग्य तापमान मिलने से उनकी और वृद्धि होने लगी। वो तापमान से नष्ट नहीं हो रहे अब। लेकिन नुकसान क्या हुआ पेड़ लगाने से? मेरा नुकसान ये हुआ कि 5% जमीन में, इधर 5% जमीन में मेरी कोई फसल नहीं आ रही। कितना नुकसान हुआ? ये 5% और ये 5। कितना नुकसान हुआ? 10% का नुकसान हो गया मेरा। लेकिन ये नुकसान कम था, फायदा ज्यादा हुआ। नुकसान हुआ 10%, लेकिन बची हुई जहां छाया नहीं गिरी वो जमीन थी 90%। ये 90% थी। अब इनके वजह से तापमान जो नियंत्रण में आया, जीव जीवाणु की जो संख्या बढ़ी, तो मेरे खेत में इनसे खाद भी मिलने लगा और मुझे किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ता। अब दवा का छिड़काव जब नहीं करना पड़ता तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि खर्च में कटौती आई, यानी ये बढ़ते खर्च कम हुए। अब जब दवा भी नहीं मारना है, वो ये भी नहीं, तो 90% जमीन में इस 10% के नुकसान के मुकाबले 50% उपज ज्यादा हुई। यानी पेड़ ने नुकसान किया या फायदा किया? 50% इसके मुकाबले इतनी उपज बढ़ी, उसमें खर्च भी कम लगे, क्योंकि कोई दवा नहीं मारना है, कोई खाद नहीं मारना है। इस तरह से ये पेड़ों ने फिर धीरे धीरे जैसे ये पेड़ बढ़ते गए तो पक्षियों की तादाद बढ़ते गई। वो पक्षियों ने पेड़ के ऊपर से ही उतर के, अब मैं उनके भोजन को नष्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो पक्षी उतर के सारे यहाँ की सुंडियाँ इल्लियाँ खा रहे हैं। और वो पक्षियों ने इस तरह से मेरे खेत में एक बैलेंस बनाया कि वो नुकसान ज़्यादा न हो, तो मुझे कीट नियंत्रण करने का काम न पड़े। इस तरह से ये पक्षियों ने आके यहाँ पे कीट नियंत्रण का काम किया। अब ये पेड़ों की कतारें थी, तो इनकी पत्तियाँ हवा पानी से, इनकी पत्तियाँ यहाँ तक फैल रही है, इनकी पत्तियाँ यहाँ तक फैल रही है, यानी पूरा खेत। वो पेड़ों की पत्तियाँ लगातार प्रतिवर्ष मुझे खाद के रूप में मिलने लगी। अब देखिए, हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो पक्षियों की बात कर रहे हैं, तो पक्षी भी देखिए हमारी सभाओं में आमंत्रित हो गए। देख रहे हो ना कैसे आके जमा हो गए। ये सारे हमारे बड़े प्यार करते हैं, तो ये पक्षी भी हमसे प्यार करते हैं, हमारी सभाओं में रोज उपस्थित हो जाते हैं। कोई भय नहीं है उनको, बड़े आराम से प्यार से सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, हमारे हित की बात बोल रहे हैं। तो ये बेचारे कितने समझदार हैं। हम लोग इनको मारने के पीछे लगे हुए। इनकी तादाद अगर बढ़ जाए तो हम किसान खुशहाल हो जाए। तो इस तरह से वृक्षों की महत्ता अपने आप में बेहद उपयोगी है। पक्षियों की तादाद बढ़ेगी, अब इनके घरों का, अब बात आएंगी अर्थशास्त्र की। हमने गोपालन देखा, वृक्ष देखा, इसके अर्थशास्त्र को देखेंगे। अर्थ यानी द्रव्य के साथ में जोड़ के देखो, या अर्थ के शास्त्र में, विचारों के शास्त्र में जोड़ के देखो। तो कृषि से अर्थशास्त्र कैसा बनता है? गौपालन देखा, वृक्ष देखा, तीसरा पक्षी। अब ये पक्षी देखो ना कितने प्यार से बैठे हैं, सारे बड़े प्यार से सुन रहे हैं सभा को, है ना। तो
वो देखो वहाँ पे वो पक्षी बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में कुत्ते आ जाएंगे, सारे हमारी सभाओं में आमंत्रित है ये। तो ये जब हम इनसे प्यार करने लगते हैं तो ये स्वयं भी हमसे प्यार कर रहे हैं, इनको समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने फिर पक्षियों को समझा, पक्षियों का ज्ञान मिला हमें 2002 में। हम लोग अरहर लगाए थे, वो अरहर में नवंबर महीने में बदली आई, वातावरण की बदली आ गई तो उसमें कीड़ा आता है, बहुत सुंडियाँ आ जाती है नहीं क्या, तो बहुत इल्लियाँ आ गई। हम लोगों ने फिर उसमें दवा मारने का काम आरंभ किया 2002 में। 2 घटनाओं ने हमें दवा मारने से रोक दिया। पहला पक्षी ने ज्ञान दिया, फिर वो अरहर के ऊपर दशपर्णी अर्क बोलते हैं हम, यानी अलग अलग पत्तियों का विषैली पत्तियां लेके कूट के उसको और जहरीला बना के उसका छिड़काव करते हैं हम लोगों ने छिड़काव आरंभ कर दिया। मैं खेत में सहज घूम रहा था उस दिन, दूरबीन लेके एक झाड़ के ऊपर पूरा मेरी नज़र केंद्रित हो गई। अब वो झाड़ के ऊपर देख रहा हूँ मैं, तो पक्षी उतर रहे हैं और नीचे उतर के एक एक पक्षी चार पांच सुंडियों को अपने चोंच में दबा रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब चोंच में दबा लिया, उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते उसने देखा कि विष्ठा भी डाल दी। दूरबीन से मैं लगातार वो पक्षी को देखे जा रहा है, हर 2 मिनट में उतरता, चुन के चल जाता। कितने थे तो सैकड़ों पक्षी थे, और जहाँ स्प्रे मार रहा था वहाँ पक्षियों का आना बंद हो गया था, क्योंकि जहर डाल रहे थे। वो जहर उन्हें समझता है, उन्होंने खाना बंद कर दिया, वहाँ का भोजन भी समाप्त हो रहा है जहरीली पत्तियों से। मैंने तुरंत स्प्रे मारना बंद करने लगा है कि स्प्रे मारना रोक दो आप, क्योंकि स्प्रे चल रहा है, मैंने देख लिया है। मैंने स्प्रे मारना बंद किया। आखिर में उपज का देखा मैंने कि जहाँ स्प्रे मारा वहाँ कितनी उपज मिल रही है, जहाँ नहीं मारा वहाँ कितनी उपज हुई। आश्चर्यचकित था मैं, क्योंकि हर चीज को हम डाटा बना के फिर तय करते हैं। इसके पहले मैंने कहा अंधविश्वास से तय नहीं करते। फिर मैंने देखा जहाँ स्प्रे मारा वहाँ 1 एकड़ में 9 क्विंटल अरहर हुई, यानी तुअर हुई। जहाँ स्प्रे नहीं मारा वहाँ 10 क्विंटल तुअर हुई। अब ये दोनों भी जब हुई 9 और 10, यहाँ 1 क्विंटल क्यों बढ़ी, ये दिमाग में चलने लगा तेजी से। तब बात समझ में आई नेचर की, कि पक्षियों की वजह से क्यों उपज बढ़ी। हम अरहर का बीज जमीन में डालते हैं, हमने बीज डाल दिया, वो पेड़ के रूप में ऐसा उगाया, पेड़ के रूप में फिर उसको ब्रांचिंग निकली, ये अरहर का पेड़ हुआ, इसको फिर फलियां लगी, ये फलियां लगी। फलियां लगने के बाद वातावरण में बदलाव आया। नेचर हर किसी का पेट भरना चाहता है, इन पक्षियों का भी पेट भरना चाहता था। फिर वातावरण में बदलाव आया, सुंडियां आई, उन्होंने मेरी अरहर को खाना चालू किया, अरहर खाया उन्होंने। वो सुंडियों को पक्षी ने खा लिया, पक्षी ने खा के उड़ते उड़ते विष्ठा डाल दी। अब वो विष्ठा डाल के वो पक्षी जाके पेड़ पे बैठ गया। कभी तो उसको मरना ही है पक्षी को। वो पक्षी ने, अब ये पेड़ ने, ये बीज ने पेड़ बनाया। पेड़ ने कहाँ से लिया, या जमीन से लिया। जमीन यानी कितनी माँ हमारी, वो माँ ने उस पेड़ को दिया, पेड़ बड़ा हुआ, फलियां लगी। फलियों में कहाँ से आया भोजन, माँ से, माँ ने दिया उसको वो भोजन को इल्लियों ने खाया। माँ का भोजन कहाँ गया, इल्ली के पेट में। देखो कितने का पोषण करती है माँ। यानी सृष्टि के ये चक्र को समझना जरूरी है। फिर वो इल्ली बलवान हुई, उसको पक्षियों ने खा लिया, पक्षियों ने खा के वापिस माँ को ही दे दिया विष्ठा के रूप में। यानी चक्र कैसा चला, यहाँ का भोजन पेड़ में, पेड़ का भोजन इल्ली में, इल्ली पक्षी के पेट में, और विष्ठा के रूप में वो फिर से माँ को समर्पित। तो ये जो चक्र चलता है, हजारों पक्षी थे, हजारों पक्षियों की विष्ठा गिर रही थी। जहाँ स्प्रे मार दिया वहाँ विष्ठा नहीं गिर रही थी, लेकिन पक्षियों ने 2 दिन में सारी इल्लियाँ खा ली। जहाँ कीट नियंत्रण किया 2 दिन बाद वहाँ भी वही दृश्य था, लेकिन यहाँ विष्ठा गिर चुकी थी। तब चक्र समझ में आया कि नहीं, ये तो किसी को मारना नहीं चाहिए, इल्लियाँ भी किसी का भोजन है, वो भोजन से ही जमीन को भोजन मिलता है। ये बात समझ में आने के बाद हमने तुरंत स्प्रे रोक दिया और दवा मारना बंद कर दिया। उसी वर्ष एक नॉलेज और मिला था, फसल चक्र में बताऊंगा। इस तरह से मुझे
ये ज्ञान मिला गोपालन से, वृक्षों से और पक्षियों से। फिर इनका अर्थशास्त्र समझने लगा मैं, यानी इनका जब अर्थशास्त्र समझा तो यही अर्थशास्त्र है उसका, कि हमें कैसे द्रव्य मिलता है इसके बाद में। तो ये सारा मुफ्त में मिला। लेकिन बात होती है सब आजकल द्रव्य के रूप में लेकर। तो ये पक्षियों के घर जो तोड़े ना मैंने, वो एक एक घर करोड़ों रुपए का है, और वो लोग हम अपने ज्ञान से उसको बनाते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। अब मैंने ये पेड़ लगाए, ये पेड़ लगाए, इसकी जड़ें नीचे फैल गई, ये पेड़ हुआ और ये पेड़ बना। अब ये पेड़ एक दिन में रोजाना 4.5 किलो ऑक्सीजन देता है। 5 साल का जब पेड़ हो जाता है, कितना देता है रोजाना? 4.5 किलो। आपको रोजाना 4.5 किलो ऑक्सीजन लगता है। ऑक्सीजन यानी क्या? हवा। आपको रोजाना 4.5 किलो हवा लगती है, और पेड़ रोजाना 4.5 किलो हवा देता है। बाजार में 1 किलो सिलेंडर की कीमत कितनी है ऑक्सीजन की? जानते हो आप 1 किलो सिलेंडर कितने का? 1200 साढ़े 1200 रुपये। 1200 साढ़े 1200 का हम 1000 रुपए का आकलन करेंगे। 1 किलो 1000 में, तो रोजाना 4.5 किलो ऑक्सीजन ये दे रहा है, तो कितने का हुआ? 4,500 का। 1 किलो 1000 का, तो 4.5 किलो 4,500 का। इस बात का कभी एहसास लिया हमने कि एक पेड़ कितना देता है हमें? रोजाना 4.5 किलो की हवा दे रहा है। अभी आपको मुफ्त में मिल रही है तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन कल अगर हवा खराब हो जाए और आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लेके घूमना पड़े, तब इसकी कीमत समझ में आएंगे आपको। वो परिस्थितियां आने के पहले आज ही हम जाग जाएं तो कितना भला होगा। अब 4.5 किलो ऑक्सीजन 4,500 रुपये, एक दिन में 4.5 किलो 4,500, तो एक माह में द्रव्य के रूप में कितने का ऑक्सीजन दिया उसने? 1,35,000 का होगा। 4.5 को अगर हम 30 से गुण दे तो वो होगा 1,35,000। 1,35,000 का एक महीने में, तो 12 महीने से इसको गुणाकार कर दो, ये 35,000 निकाल देंगे हम। मान लो 1 लाख का ही ऑक्सीजन, तो 1 साल में 12 लाख का ऑक्सीजन हो गया। 80 साल इसकी उम्र है, 80 साल इसकी उम्र है, तो अगर 1 लाख 1 साल में, तो 80 साल में कितने लाख होंगे? 10 सॉरी 1 लाख 1 महीने में, तो 12 महीने में 12 लाख। अब 12 लाख 1 साल में, तो 80 साल में कितने? तो 960 लाख। 960 लाख रुपया इसका एनवायरमेंट वैल्यू है। 960 लाख बोले तो 9 करोड़ 60 लाख। 9 करोड़ 60 लाख रुपया एक पेड़ हमें दे के वो हमारी जमीन की उपज बढ़ाता है, जीव जीवाणुओं का पोषण करता है, पक्षियों का पोषण करता है। वो सारी वैल्यू अलग है, सिर्फ ये ऑक्सीजन की वैल्यू। अब उससे जो बाकी के निर्माण होते हैं वो अलग। तो पेड़ कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसीलिए कृषि करते समय निर्माण के विज्ञान को अगर हम ध्यान में रख के कृषि करते हैं तो हमारा भला होगा। अभी तो हम लोग पेड़ काट डालते हैं। क्यों काट डालते हैं? उपज नहीं होती इसलिए। अब हमें समझ में आया कि पेड़ से उपज बढ़ती है। इस तरह से इसका पर्यावरणीय वैल्यू इतना है। गोपालन से जो जीव जीवाणु निर्माण होते हैं, उससे फसल को लगने वाले जो हम नत्र, स्फुरद, यूरिया बोलते हैं और 13 अलग अन्न घटक बोलते हैं, वो मुफ्त में मिलते हैं हमें। तो नीतियाँ जो है ना, ये कैसी होनी चाहिए? नीतियाँ हर किसान को अनिवार्य कर दिया जाए कि हर किसान के यहाँ पेड़ लगने चाहिए। पेड़ लगेंगे तो उनको प्रतिवर्ष एक पेड़ के पीछे 1,000 रुपया सीधा उनके बैंक में जमा होगा। अनिवार्य भी होगा और बैंक में जमा करना भी अनिवार्य होगा उन किसानों का, सरकार के द्वारा। सरकार कौन है? समाज। तो हवा कौन लेता है? सारा समाज। तो सारे समाज इस तरह से किसानों के साथ जुड़ेंगे तो बात बनेगी। समाज यानी सरकार। सरकार ने हर किसान के अकाउंट में सीधा एक पेड़ के पीछे 1,000 रुपये। 1 एकड़ का खेत होगा तो 6,000 रुपये आपको सालाना मिलेगा। कम से कम 6 पेड़ लगाना है 1 एकड़ में, तो 6,000 मिलेंगे। जो कुछ भी आप खाद पैदा कर रहे हो, वो खाद का
मूल्यांकन करके आपके खाते में डालना चाहिए। तब हम लोग दाम नहीं मांगेंगे कि हमें दाम नहीं चाहिए, हमें निर्माण का मुआवजा चाहिए। तो निर्माण का मुआवजा देने से समाज का हित होगा। ऐसी नीतियों की जरूरत है, ऐसी नीतियां बन जाएगी तो हमें लाभ मिलेगा। इस तरह से हम लोग उसका निर्माण करते हैं धीरे धीरे। तो आपने इसका देखा कि इसका अर्थशास्त्र क्या है। ये अर्थशास्त्र बहुत अपने आप में मायने रखता है। इसलिए हम लोग गोपालन को समझे, वृक्ष को समझे, पक्षियों को समझे। चौथा महत्वपूर्ण घटक है वनस्पति। वनस्पति की बात अभी हम लोग लगातार 2 घंटे से बैठे हैं। वनस्पति की बात हम सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और 10 मिनट के बाद, तुरंत 10 मिनट के बाद आप फ्रेश होकर आ जाइए। 10 मिनट के बाद फिर हम बैठेंगे और अपने दूसरे विषय को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप पानी वगैरह भी पीजिए जब तक।